नमस्कार। आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन है 6 जुलाई। आज इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन वृत्त पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल अनुभवी थे बल्कि प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त भी थे। तो आइए एक नज़र डालते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन वृत्त पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई को, आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को एक संपन्न और प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल के एक जाने माने शिक्षाविद थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन का नाम वेनी था। भाइयों के मुकाबले अधिक सांवला होने के कारण सब इन्हें भूतिया कहकर पुकारते थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा भवानीपुर मित्र इंस्टीट्यूट से हुई थी। 1917 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1919 में इंटरमीडिएट और 1921 में अंग्रेजी साहित्य से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1922 में उनका विवाह सुधा चक्रवर्ती के साथ हुआ। 1923 में वे विश्वविद्यालय सीनेट के फेलो बने। 1923 में ही बंगला में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। 1924 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लॉ की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद 1926 में बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। 1927 में बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री लेकर भारत वापस लौटे। भारत लौटने के बाद 1934 में मात्र 33 वर्ष की अल्प आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व के सबसे युवा कुलपति होने का गौरव प्राप्त किया। 1938 तक वे इस पद पर बने रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए 1929 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य चुने गए, लेकिन जब 1930 में कांग्रेस के विधानमंडल ने बहिष्कार का आह्वान किया तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। बाद में वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दोबारा निर्वाचित हुए। 1937 में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग गठबंधन की सत्ता में आई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी पक्ष के नेता बन गए। वे फजलुल हक के नेतृत्व में प्रगतिशील गठबंधन मंत्रालय में वित्त मंत्री के रूप में शामिल हुए, लेकिन 1 साल के अंदर ही मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके कुछ दिन बाद ही वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा में शामिल हो गए। 1940 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1944 में वे हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष बन गए। गांधी जी की हत्या के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे कि हिंदू महासभा केवल हिंदुओं तक ही सीमित न रहे और जनता की सेवा के लिए एक गैर राजनीतिक निकाय के रूप में कार्य न करे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मांगों को जब नहीं माना गया तो नवंबर 1948 में हिंदू महासभा से अलग हो गए। आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में गांधी जी और सरदार पटेल के कहने पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनना स्वीकार किया। इस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा दिनों तक मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रह सके। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौतों से दुखी होकर 6 अप्रैल 1950 को डॉक्टर मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी से
सलाह मशवरा करने के बाद 21 अक्टूबर 1991 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संगठन है। भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। 1951 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उन्होंने संसद के भीतर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी बनाई, जिसके 32 लोकसभा सदस्य तथा 10 राज्यसभा सदस्य थे, किंतु लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें विपक्षी पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता और कश्मीर विलय के दृढ़ समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर अनुच्छेद 370 को भारत की विफलता और शेख अब्दुल्लाह का त्रिराष्ट्र सिद्धांत बताया। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के लिए भारतीय जनसंघ ने हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद के साथ सत्याग्रह शुरू किया। 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के दौरा करने गए और इसी दौरान 11 मई को कुख्यात परमिट सिस्टम का उल्लंघन करने पर कश्मीर में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नज़रबंद कर लिया गया। इसी दौरान 23 जून 1953 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके जीते जी तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकी, किंतु 2019 में इसे भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। धन्यवाद।